मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 हिंदी व्याकरण का समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो पाठ है हमारा समास। उपसर्ग प्रत्यय की तरह ही समास विधि से भी शब्दों का निर्माण होता है। तो जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और तीसरी है समास विधि के द्वारा समास है। तो परिभाषा क्या हो गई इसकी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को संक्षिप्त रूप में बनाने की विधि को समास कहते हैं। तो जो शब्दों का मेल है उसको संक्षिप्त यानी छोटा कर देना समास है। तो परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को संक्षिप्त रूप बनाने की विधि समास कहते हैं। इन चित्रों को देखो और नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। तो यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे ये है घोड़े पर सवार, इसका लिखा हमने घुड़सवार। ये रसोई के लिए घर, रसोई घर। 10 आनन मुख वाला रावण, माता और पिता, माता पिता। तो इन चित्रों में आपने देखा कि नीचे लिखे कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे संक्षिप्त लिखना कहा जाता है, यही समास है। तो जिस प्रकार से हमने घोड़े पर सवार को घुड़सवार बोल दिया, रसोई के लिए घर को रसोई घर बोल दिया, तो ये क्या है? यही समास प्रक्रिया है। शब्दों को संक्षिप्त कर जो लिखा है हमने वो ही समास है। अब इन्हें भी समझ ले। समास है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है? समास की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जिस प्रकार से घुड़सवार की समास प्रक्रिया द्वारा यानी जो समास विग्रह था उससे हमने जो समस्त पद बना, जो हमने नया शब्द बनाया वो समस्त पद कहलाता है। जैसे घुड़सवार समास विग्रह है, समस्त पद को तोड़कर पुनः पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे घोड़े पर सवार। कुछ उदाहरण देख लिए, जैसे समस्त पद हो गया देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये हो गया आपका समास विग्रह। त्रिफला समस्त पद है और 3 फलों का समाहार विग्रह है। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये हो गया आपका विग्रह। अब है समास के भेद। समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के भेद हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अभी हमने पढ़ा कि समास है इसके अंदर 2 पद होते हैं, ठीक है। समास है इसके 2 पद होते हैं। जो समस्त पद है, जैसे ये शब्द था हमारा समस्त पद, ठीक है। इसमें एक तो हो गया पहला शब्द और दूसरा हो गया ये, एक तो था देश और दूसरा था भक्ति। तो इसको तो कहेंगे देश, यानी पहले वाले शब्द को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को कहते हैं उत्तर पद। तो जो समस्त पद है अव्ययी भाव समास में क्या है? जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय क्या होता है आपका? अव्यय या अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करे, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास है, इसके अंदर पहला जो पद है आपका पूर्व पद वो ही प्रधान होता है। समस्त पद जैसे बना इसका आजीवन, तो आ इसमें क्या है बेटा? अव्यय, और जीवन इसका उत्तर पद है। शब्द का विग्रह हुआ जीवन भर, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार या शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म भर। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इन वाक्यों में पहला जो पद है आ, यथा, प्रति प्रधान है तथा अव्यय है, यही अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, समस्त पद में कौन सा पद प्रधान हो? दूसरा। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान था? प्रथम। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह यानी परसक का लोप हो जाता है। कारक की विभक्ति पढ़ी है आपने, कर्ता नहीं कर्म को कर्ण से। तो जब तत्पुरुष समास है उसके अंदर कारक की जब हम विग्रह करते हैं समास का तो कारक की विभक्ति लगती है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उस कारक की विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी वो नहीं लगती, हट जाती है। जैसे समस्त पद था राजपुत्र, इसका विग्रह किया तो क्या हो गया? राजा का पुत्र। गुणहीन, गुण से हीन। वनवास, वन में वास। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट।
तो आपने देखा कि जब विग्रह किया तो हमने कारक की विभक्ति लगाई, और जब समस्त पद बनाया तो इन विभक्तियों का क्या हो गया, लोप हो गया। ऐसे ही घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जन्मांध, जन्म से अंधा, शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण में आगत, तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। जब आप आगे पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास है, उसके भी जो हमने कारक की विभक्ति हैं उसी के आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द्विगु समास नेक्स्ट है आपका तीसरा। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास क्या होता है समास में, कि जिसमें 2 पद थे, हमें पता चल गया, पहला और दूसरा, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का यानी इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, यानी कोई भी संख्या का शब्द होता है, वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौ यानी 4, इसका विग्रह करेंगे हम, 4 राहों का समाहार। सप्तऋषि, सप्तऋषि में सप्त पहला शब्द क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, 7 ऋषियों का समूह। और जब हम इसका विग्रह करते हैं ये हमें समूह का बोध कराता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचवटी, पहला शब्द संख्या हो गया 5, 5 वटियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। तो द्विगु समास में क्या होता है बेटा, आपका द्विगु समास में जो पहला पद है यानी पूर्व पद है वो क्या होता है, आपका संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पद समान स्तर के हों, जिस समस्त पद में दोनों ही पद समान स्तर के हों, यानी दोनों समान हो और दोनों ही प्रधान हो। तो जिस समस्त पद में दोनों पद समान स्तर के हों, समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। और विग्रह जब हम करते हैं तो और, तथा, या लग जाता है। जब हम विग्रह करते हैं, जिस प्रकार से हम तत्पुरुष में विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति लगती है ना, में, पर, से, का, उसी प्रकार से जब द्वंद्व समास का हम विग्रह करते हैं तो इसमें और या तथा लग जाता है। और, या और तथा ये लग जाता है। जैसे रात दिन, क्या हुआ, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। आज कल, आज या कल। माता पिता, माता और पिता। धर्मांध, धर्म और अधर्म। पराया, अपना, अपना पराया, अपना और पराया। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा, विशेषण आपने पढ़ा है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य भी हमने पढ़ा था, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। उपमान और उपमेय क्या होते हैं, उपमान जिसकी तुलना की जाती है और उपमेय जिससे तुलना की जाती है। जैसे नील कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता क्या बता दी कि वो कैसा है, नीला है। तो नीला तो विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। महाराज, राजा कैसा है, महान है। तो महान क्या हो गया, उसके विशेषण हो गया, और राजा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य वाले उदाहरण। नील कमल, नीला रंग का कमल। महाराज, महान राजा, या महान है जो राजा। अब दूसरा जो उपमान उपमेय का था, चंद्रमुख। तो यहाँ पर मुख की उपमा किससे की गई है, चंद्रमा से। तो चंद्रमुख में हो गया चंद्रमा के समान मुख। विद्या धन, विद्या रूपी धन। चरण कमल, चरण रूपी कमल, या कमल के समान चरण। तो ये हो गया आपका उपमान और उपमेय का द्वारा इसका जो कर्मधारय समास है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का जो संबंध है वो दिखाया जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। यानी एक तो जहाँ पर एक चीज की विशेषता बताई जाएगी और दूसरा किसी से तुलना की जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। ये बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning students, welcome to online class. Student for class 6, chapter number 6. Today we are going to do the revision of the divine elephants question and answer. So let us start. See the question number first. Where did the king rule? How was his nature? राजा कहाँ राज करता था और उसका स्वभाव कैसा
था। So answer of the question is the king ruled on small kingdom named Magad. His nature was very cruel. राजा जो है एक छोटे से किंगडम में रूल करता था जिसका नाम मगध था और उसका नेचर बहुत ही क्रूल था, बहुत ही निर्दयी था वो। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द एलिफेंट्स वाज हिज फेवरेट, व्हाई? कौन एलिफेंट में से कौन सा उसका फेवरेट था राजा का और क्यों? So answer of this question is his favorite elephant was a beautiful white elephant because it had all the features of a great human king and it looked almost divine with 6 inches wide hole around its forehead. यानी कि फेवरेट हाथी उसका ब्यूटीफुल व्हाइट कलर का एलिफेंट था जिसके अंदर सारे जो है ग्रेट ह्यूमन बीइंग के उसमें फीचर्स थे और वो बहुत ही डिवाइन यानी कि पवित्र दिखता था और उसके जो है माथे पर 6 इंच का एक वाइड होलो था जो एक अद्भुत था। Why were the people impressed on seeing the Acupius elephant? How did they show their appreciation for it? जब पीपल जो है किस तरह से उस अद्भुत जो है हाथी को देखकर के ऑक्यूपिशियस हाथी को, दिव्य हाथी को देखकर इम्प्रेस हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे और उन्होंने अपना जो है वो प्रभावित होना कैसे दर्शाते थे। So answer of this question number 3 is on seeing the huge elephant so beautifully decorated, the people impressed on seeing the Acupius elephant. They show their appreciation for it by loudly, यानी कि जो उनको देख करके हाथी को, जो कि उसकी डेकोरेशन को देख करके लोग उससे हाथी से इम्प्रेस्ड होते थे और वो अपने इस इम्प्रेशन को कैसे शो करते थे, जोर जोर से चिल्लाकर उनका स्वागत करके। नंबर 4 देखिए, व्हाट विक प्लान डिड द किंग मेक टू गेट रिड ऑफ द एक्विशियस एलिफेंट, यानी कि उस दिव्य हाथी से छुटकारा पाने के लिए उस क्रूर राजा ने क्या जो है विकेड प्लान बनाया। To get rid of the Acupius elephant, the king thought of a wicked plan that would make the elephant death as an accident. उस हाथी से, दिव्य हाथी से छुटकारा पाने के लिए राजा ने एक जो है बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया जिससे कि ये लगे कि हाथी की जो है डेथ नहीं हुई है, एक एक्सीडेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, could the king succeed in his plan? What did the Acupius elephant do? क्या राजा अपने इस प्लान में सफल हुआ और उस हाथी ने क्या किया? So answer of this question is no, the king was not succeed in his plan. The Acupius elephant did all the tasks given by the king. राजा जो है अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि जो टास्क उसने ऑक्यूपेशियस एलिफेंट को करने के लिए दिए थे वो सारे टास्क जो है उस हाथी ने कंप्लीट किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट parting words of the Mahabhat reached the king's ear before departing? Was the right in saying so? कि जब महावत के कौन से शब्द राजा के कानों में पड़े जब वो वहां से अलग हो रहा था, क्या वो शब्द जो उसने कहे थे वो सत्य थे? Answer of this question is before departing, Mahavat said to the king that he is not worthy to possess such a divine elephant, having many extraordinary divine power, which he used for the happiness of others. Yes, he was right in saying so. बिफोर जो है डिपार्टिंग, जब महावत ने राजा को कहा तो वो क्या वर्ड थे कि किंग दैट, कि वो जो है इस हाथी को रखने के लायक नहीं है जिसके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर है और वो पावर जनता के लिए जो है हैप्पीनेस लाने के लिए और उनके फेवर में वो काम करने के काम आती
और जो ये वर्ड्स उसने कहे थे ये बिल्कुल ही सही थे महावत के। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. How did the king of Varanasi welcome the auspicious elephant and the Mahavat? Why did fortune flourish in his garden? यानी कि वाराणसी के जो राजा थे उन्होंने उस एक्रोपिशियस एलिफेंट का किस तरह से स्वागत किया और फिर उसको जो है क्या उसे लाभ मिला उसकी किंगडम को। Now the answer of this question is, when the king Varanasi came to know about elephants stood in the sky, he realized that it was not an ordinary elephant, so he addressed the elephant with respect. I am meaning honored that such a divine elephant and its affectionate Mahavat have come to my kingdom. The king asked them that if the purpose of their arrival is to help him and looking after his subjects, then he may come down in the garden. It means क्या कि जब वाराणसी के राजा ने देखा कि एलिफेंट वहां पे अपने महावत के साथ आकाश में स्थित है, जब उसे इस बात का पता चला तो वो समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी हाथी या महावत नहीं है, तो इसलिए उसने जो है उनको एड्रेस किया और उनको कहा कि आपका वेलकम है हमारे किंगडम में, और उनसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे जो है जनता को, सब्जेक्ट्स को और हमारे किंगडम को हेल्प कर सके तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से उनका स्वागत किया। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यहीं तक, और आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our second chapter of civics, and today we revise our third chapter of civics, what is government. So let we start our today's class. Our first is fill in the blanks. First, dash is a group of people who are responsible for managing the affairs of a country. कि ऐसे लोगों का समूह जो किसी देश की मतलब कि किसी देश को चलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। GOVERNMENT। सेकेंड इज डैश इज़ द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द कंट्री, कि लॉ मेकिंग ब्रांच कौन सी होती है, नियम बनाने वाली कौन सी ब्रांच होती है देश की, तो उसको कहते हैं लेजिस्लेटर। LEGISLATURE, लेजिस्लेटर। थर्ड इज इन ए डैश द कंट्री इज रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस, कि कौन से देश में राजा या रानी या के द्वारा शासन होता है, तो कौन से कहाँ पे होता है? मोनार्की में, MONARCHY, मोनार्की। फोर्थ इज डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मेंबर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्शन, कि सरकार की किस फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शन के दौरान। तो आंसर इज डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। फिफ्थ इज डैश इज ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कि किसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? तो इंडिया के अंदर, INDIA, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, कि भारत के अंदर गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं? तो 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 5 हैं? आंसर इज 3 लेवल्स हैं। सेकेंड इज डैश इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक श्योर दैट द लॉ आर बीइंग एनफोर्स्ड, कि उस ब्रांच का नाम बताइए सरकार के अंदर जो श्योर करती है कि लॉ लागू हो गए हैं। तो क्या है? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE। जो अपनी लेजिस्लेटर होती है वो नियम बनाती है, एग्जीक्यूटिव नियम लागू करती है, और जुडिशरी इन दोनों के ऊपर ध्यान रखती है। द वर्ड सफरेज मीन्स, कि सफरेज वर्ड का क्या मीनिंग है? राइट टू स्पीक, सफर, राइट टू वोट,
पार्टिसिपेट। आंसर इज राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार जो होता है वो सफरेज भी होता है। फोर्थ इज डैश इज द पीपल गवर्नमेंट, की लोगों की सरकार कौन सी होती है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव। तो लोगों की सरकार कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था कि इंडिया इज ए लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे कैसी सरकार है? पीपल्स गवर्नमेंट है अपने भारत के अंदर। तो क्या है? डेमोक्रेसी इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स, 5 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 8 ईयर। तो क्या है आंसर? 5 ईयर। ठीक है, कि इलेक्शन प्रत्येक 5 साल में एक बार होते हैं। नाउ वी डू द मैचअप्स। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, सफरेज मूवमेंट, बरूनी, हिटलर, न्यू दिल्ली, एमेलाइन, पेनक्रुस्ट और अपार्थाइड। तो बेटा इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू दिल्ली में है, मोनार्की है वो बरूनी में है, डिक्टेटरशिप हिटलर से मैच करता है, और NUWSS जो है उसका इसमें ऑप्शन नहीं है, और सफ्रिगेट मूवमेंट है वो एमेलाइन, पेनक्रुस्ट से मैच करता है, और इधर अपार्थाइड का कोई मैच नहीं है। ओके, नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। In a democracy, the real power lies with a small group of people who rule the country. False. The fight for women's right to vote began in Germany. False. Policy of racial segregation was followed when white and blacks had to living in separate areas. False. Nelson Mandela was the leader of the apartheid struggle in South Africa. True. The Constitution of India guarantees its citizen universal adult franchise. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. First short is what led to the formation of the government? कि government की क्या formation है? Representative elected by the citizen led to the formation of government. की जो represented होता है, जो नागरिकों के द्वारा चुना जाता है, उसी से सरकार बनती है। सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप? मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है? इन ए मोनार्की द किंग और द क्वीन इज द हेड ऑफ द कंट्री, एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, बरूनी एटसेट्रा। इन ए डिक्टेटरशिप ऑल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर वॉज ए जर्मन डिक्टेटर। ठीक है, कि मोनार्की के अंदर राजा या रानी कंट्री के शासक होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और बरूनी में है, जबकि डिक्टेटरशिप के अंदर पावर या तो एक व्यक्ति के हाथ में या एक व्यक्तियों के छोटे समूह के हाथ में होती है, जैसे अडोल्फ हिटलर जो था वो एक जर्मन डिक्टेटर था। थर्ड इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? द गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द इलेक्शन, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि सरकार जो बनती है वो इलेक्शंस के बाद बनती है, जो लोग चुन के आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर सरकार बनाते हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या सिग्निफिकेंस है? इट गिव्स द इक्वल राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु आर अबव द एज ऑफ 18। कि ये सभी नागरिकों को, जो भी किसी देश के नागरिक हैं, उनको इक्वल राइट देती है वोट देने का, लेकिन वो व्यक्ति कितने साल का होना चाहिए? 18 ईयर कंप्लीट किए हुए होना चाहिए। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये इक्वल राइट टू वोट देती है। अब है व्हाट इज गवर्नमेंट? आंसर इज ए गवर्नमेंट इज आइदर ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रन्स द कंट्री। कि सरकार वो होती है कि या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी देश को चलाता है, तो वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट आर द रोल ऑफ ए गवर्नमेंट? कि गवर्नमेंट का क्या रोल है? आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून बनाती है। डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की डिफेंस करती है। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है। प्रोवाइड डिफरेंट
टू द पीपल, और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत के अंदर गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल हैं। आंसर इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर 3 लेवल हैं, द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एट हाईएस्ट लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल and the local self government at third level. It has 2 types, village level and urban level, कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो हाईएस्ट होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो थर्ड लेवल होता है, और इसके 2 टाइप होते हैं, एक विलेज लेवल और एक अर्बन लेवल। थर्ड इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सफ्रिगेट मूवमेंट इन हिस्ट्री, कि सफ्रिगेट मूवमेंट के बारे में हमें बताना है। सफ्रिगेट मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड इन अमेरिका इन 1848, अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था 1848 में। बाय दिस मूवमेंट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रांटेड द राइट टू वोट, पूरे विश्व के अंदर औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब ये कुछ कंट्रीज़ हैं, तो आपको सारी याद नहीं करनी है, आप 1-2 याद कर लेना। न्यूजीलैंड 1893 में, ऑस्ट्रेलिया 1902 में, यूएसए 1920, यूके 1918, फ्रांस 1944, डेनमार्क 1915, बेल्जियम 1921, ग्रीस 1943, जापान 1945 एंड इंडिया 1947 गिव्स द राइट टू वोट टू द वुमेन। इन्होंने इन वर्षों में औरतों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। अब है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इट गिव्स पीपल द राइट टू वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये लोगों को अधिकार देती है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। इट एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट टू ऑल, ये सभी के आर्थिक और सामाजिक विकास के ऊपर ध्यान देती है। इट एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये सभी नागरिकों के समानता पे बल देती है। सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड ग्रीवेंसेस, जो नागरिक होते हैं वो अपने विचार प्रकट करने के लिए मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। दस डेमोक्रेसी इज सो मच इम्पोर्टेंट, इस प्रकार डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अपार्थाइड स्ट्रगल, अपार्थाइड स्ट्रगल के ऊपर एक नोट लिखना है। अपार्थाइड स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका इन द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि जो अपार्थाइड स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, किसकी लीडरशिप में, नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में, जो लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। सेकंड है दे चैलेंज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन था जो उसके विरुद्ध उसको चैलेंज किया था। दे फॉट ए लॉन्ग स्ट्रगल, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इन 1994 द अपार्थाइड फाइनली केम टू एंड इन साउथ अफ्रीका, और 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। ये गोरे और काले रंग के लोगों के बीच में एक था कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को दमन करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, तो इसलिए ये मूवमेंट चला था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल, यू रिवाइज दिस चैप्टर फॉर योर SA1 एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we completed our exercise 6.2. Now move to the next exercise, that is 6.3, in which first question is add the following. We have to add the decimal numbers. So first of all the rule is we have to make the digits same, मतलब कि before the number and after the before the decimal and after the decimal we have to make the digits same. तो यहाँ क्या है, और डेसिमल प्लेस के पहले 1, 1 और 2, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2 टर्म्स करनी होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 4। उसके बाद डेसिमल के बाद कितना है 1, 3 और 3, तो मैक्सिमम कितना है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 05.214 ये एडिटिव है, और यहाँ पे क्या है 15 ये तो ऑलरेडी इसमें, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, हम लिख देते हैं इनको, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है हमेशा 214, और यहाँ पे हो गया 05, और इसके बाद क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट 635, और यहाँ क्या है 15। सबको क्या करना है, ऐड करना है।
4 और 5 9, 1 3 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12। इसका जो एक कैरी वो यहाँ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 5 is 10, 10 + 5 15, 1 कैरी इधर 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारे पास इसका एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज so here we have before the decimal here we have 1 and here we have 2 digits। तो क्या करना पड़ेगा, 2 digits तक करना है, उसके बाद डेसिमल, तो इसके बाद देखो 2 and 2 4, 3 और 3, तो क्या करना है, मैक्सिमम कितना है 4, तो उसी टर्म में बनाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल 0, क्योंकि कितने हैं डिजिट्स है बिफोर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है तो इसलिए एक 0 ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 13 ऑलरेडी उसमें, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 6 9 8 और एक 0 क्या होगी ऐड होगी, क्योंकि 4 डिजिट्स तक बनाना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 8 8 8 24, 2 यहाँ कैरी 1 2 2 4, 4 2 6, 6 + 9 is 15, 1 कैरी इधर, 1 + 6 7, 7 + 6 is 13, 1 कैरी इधर, पॉइंट यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 5 6, 6 + 3 is 9 और यहाँ पे से 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 2 parts you try yourself. Now the next question is, so in the second question we have to subtract the following। so subtraction करना है मतलब माइनस करना है, तो यहाँ क्या होगा, वही सेम रूल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिजिट सेम करने होंगे बिफोर द डेसिमल पॉइंट और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये here we have 3, here we have 3 और 2 and 2 तो सेम है, तो सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 6 7.67, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 3 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है हमेशा 5 और 5। क्या होगा, माइनस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 - 5 is 2, 6 - 5 is 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 - 4 is 3, 6 - 3 is 3 और ये भी 3। कितना आ गया 333.12। और यह इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, जो कि है हमारे पास 235.67 और उसमें से माइनस करना है 121.302। अब यहाँ देखो 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो क्या करना होगा, यहाँ एक 0 ऐड हो जाएगी, तो सिंपली 235.67 और एक 0 ऐड, यहाँ पे क्या होगा 1.21, पॉइंट के नीचे पॉइंट 302। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या होगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 10 - 2 is 8, 6 - 0 is 6, 6 - 3 is 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 1 is 4, 3 - 2 is 1, 2 - 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, and rest of 2 parts you have to try yourself. Now the next question is, so in the third question we have to simplifying the following, मतलब कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक ही क्वेश्चन में गिवन होंगी, अब उन्हें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डिजिट सेम करनी है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर द डेसिमल पॉइंट। हियर वी हैव 2 2 and 2 सेम है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 2 and 2 सेम है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एडिशन करके फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, क्या हो जाएगा 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ कितना है 65 और इसके पहले क्या है 17। दोनों का एडिशन करें क्या आएगा 5 5 10, 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 और 6 7 7 और 10, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब क्या करना है 1 7, इसमें से माइनस करना हमें ये टर्म, और यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 डिजिट्स है और यहाँ कितनी है 3, तो एक उसके आगे क्या हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा 65। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10, यहाँ हो जाएगा 6, तो 10 - 5 is 5, 6 - 6 is 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 - 2 is 5, यहाँ पे 0 में से नहीं हो सकते इसीलिए 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 0, 10 - 5 is 5, 0 - 0 is 0, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज, सो इन द नेक्स्ट पार्ट लिया देखो पहले क्या करना होगा, डिजिट सेम, यहाँ पे 2 है 2 1 and 1, तो इनके आगे क्या होगा एक 0 ऐड होगी। यहाँ देखो 3 है, यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो क्या करना होगा इनके जस्ट बाद एक 0 ऐड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों टर्म्स को उठाते हैं, यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन, तो 36.024 और यहाँ पे क्या है 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट 02 और इसके बाद क्या होगा एक 0 ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 4, 2 - 2 is 0, 0 - 0 is 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 और यहाँ पे आ गया दिस। ठीक है, ये आंसर आया। अब इसमें क्या माइनस करना है दिस वन, तो यहाँ क्या है बिफोर द डेसिमल 1 डिजिट है, तो इसीलिए क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे 0.63 और इसके बाद क्या होगा एक 0 ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 10 और यहाँ बच जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यही होगा क्योंकि यहाँ पे भी इसमें से अगर हम 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते इसीलिए 13 और यहाँ से कैरी हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 7, यहाँ से करेंगे तो 3
पॉइंट 13 माइनस 8 इज 5 और 1 माइनस 0 इज 1। ये आंसर आ गया। इसके लिए अब हमारे पास एक और टर्म बची है, इसको भी माइनस करना है। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट सेम करनी है और इसके बाद वाली तो ऑलरेडी सेम में है। क्या करना है, इसका भी सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस नहीं कर सकते, यहाँ 4 में से नहीं कर सकते, इसके लिए 14, यहाँ पे बच गया 6 में से हो सकता है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, 6 माइनस 4 इज 2। नाउ 3 डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं सकते, 13 और यहाँ हो गया 4, 13 माइनस 8 इज 5 पॉइंट, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली इनमें से इसको माइनस करो, फिर इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, सिर्फ डिजिट्स आपको क्या करके जानी है, सेम करके जाने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव बाय हाउ मच इज दिस नंबर इज लेस देन 150, मतलब 150 से ये नंबर कितना छोटा है, हमें ये बताना। तो कैसे बताएंगे, सब्ट्रैक्ट करके। तो क्या हो जाएगा, 150 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम क्या पे लगा देंगे 0। अब यहाँ कितनी है 2, तो इसीलिए 2 0 लगा दी। ठीक है, पॉइंट के नीचे होगा .08, यहाँ पे 2 वो है तो इसके पहले एक 0 लग जाएगी, और यही होता है रूल हमारे पास। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 4 जो कि 14 हो जाएगा और यहाँ 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9.6, यहाँ 14 में से 5 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो ये नंबर जो है सॉरी 150 जो है ग्रेटर है, या बोल सकते हैं 93.08 जो है वो लेस है कितना, 56.92 लेस है 150 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, हम 13 यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहाँ सीधा करते हैं, 13 में क्या ऐड करें जिससे 18 आ जाए, 5 करेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हम सिंपली क्या मान लेते हैं उस नंबर को, कैसे तो उसको 18 में से माइनस करके बताते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब हमारे पास 13.652, इसमें हम क्या ऐड करें जिससे क्या आंसर आ जाए हमारे पास 18.9064। ये नंबर कौन सा है जो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ फाइंड आउट जो करना है वो नंबर हमने एक्स मान लिया। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ इधर आके ये हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ सिंपली लिख देते हैं 18.9064। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये टर्म यहाँ पे पहले ही 2 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए आफ्टर द नंबर वी हैव टू ऐड अ 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, 4 माइनस 0 इज 4, 6 माइनस 2 इज 4, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, 10 5, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5 और यहाँ 0। तो ये हमारे पास दिस नंबर विल बी एडेड टू दिस टू गेट दिस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 टू गेट, मतलब 30 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे आंसर क्या आ जाए हमारे पास 19.835। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस x को इधर ले जाए ताकि प्लस का हो जाए, उसको क्या ले आएंगे इधर माइनस में। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमें क्या बताना है, 30 में से क्या माइनस करें जिससे 19 आ जाए, तो हम 30 में से 19 ही माइनस कर देते ताकि हमारे पास क्या आंसर आता है ये वाले टर्म। तो यहाँ माइनस करेंगे 30, इसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ 3, तो यहाँ 3 जीरोस ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ की कुछ नहीं है आगे टर्म। 19.835 इसको माइनस करना है, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 2, तो कितना हो गया 5, 9, 6, 1, पॉइंट 9 माइनस 9 0 और 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 टू गेट 19.835। ठीक है, so students, here we completed our exercise 6.3. That is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students, this is for class 6th. Students, as you all know, we are doing revision work. In previous video we completed with the revision of chapter verbs, and now in today's video we will start with the chapter number 8, articles. As you all know what is the meaning of article, now I will tell you articles. What is the meaning of article? You know that the words like a and the are articles. हम इन words को use करते हैं articles में to point out people or things. The articles a and are called indefinite articles and the is definite article. इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, a and articles को हम indefinite articles कहते हैं, जहाँ as the को हम definite article कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, और डिफिनाइट आर्टिकल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ स्पेसिफिक थिंग। जब हम पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ को किसी को पॉइंट आउट करेंगे, वहाँ पे हम डिफिनाइट आर्टिकल मीन्स द को यूज़ करेंगे। वेयर एज ए और एन को हम नॉट टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, हम पॉइंट आउट नहीं करते एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को, वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करेंगे। नाउ वी आर हैविंग सम रूल्स टू यूज़ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से हैं? ए एंड एन। इन दोनों को हम यूज़ कैसे करते हैं? वी आर हैविंग सम रूल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। फर्स्ट रूल इज we use a before a countable noun in the singular number। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स मीन्स जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर नंबर में होते हैं, यानी कि सिंगुलर कौन से होते हैं? एक चीज़, सिंगल। बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? A to Z अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? वोवल साउंड वर्ड्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एग्जाम्पल हेयर। आई सो अ डॉग रनिंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए, डॉग है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है और सिंगल नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए। ओके, नेक्स्ट इज we use an before a countable noun in the singular number beginning with a vowel sound। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे, बट इसमें एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करेंगे ए को, लेकिन हम एन यहाँ पे वॉवल साउंड वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे। और वॉवल साउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? वॉवल साउंड वर्ड्स होते हैं ए, Here are the 5 vowel sound words A, E, I, O, U। ये 5 वर्ड्स हैं जो हमारे वॉवल साउंड वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं। इन वर्ड्स की आवाज़ आएगी तो हम क्या बोलते हैं इन्हें? वी आर यूजिंग एंड बिफोर दीज वॉवल साउंड वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि इनकी आवाज़ साउंड आनी चाहिए, इनकी ज़रूरी नहीं है कि हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, इनकी आवाज़ आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल इज वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगनिंग विद ई एंड यू बट हैव एन इनिशियल वाई साउंड। हम कहीं पे कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ई और यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो वाई की आवाज़ की निकलती है, यानी कि तो इनके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? ए। हमें साउंड आनी चाहिए वोवल्स की, ज़रूरी नहीं है कि उनके आगे हमें जो वोवल वर्ड से बिगनिंग हो रही है उनके आगे ही हमें वर्ड्स यूज़ नहीं, एन का यूज़ नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगनिंग विद ओ बट साउंड लाइक डब्लू। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कैसे निकलती है? डब्लू से, तो उनके आगे भी हम क्या यूज़ करेंगे? ए। नेक्स्ट इज एन इज़ यूज्ड बिफोर दैट बिगनिंग विद द लेटर्स एच विच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी वॉवल साउंड से आवाज़ निकलती है, ओ से आवाज़ निकलती है, क्योंकि एच जो होता है वो साइलेंट होता है, और इसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? एन। एग्जाम्पल इज ही इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। ऑनेस्ट मीन्स ओ की आवाज़ आई है, यहाँ पे हमें स्वर की आवाज़ आई है, ओ वॉवल साउंड वर्ड की आवाज़ आई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एन। वी यूज़ एन बिफोर एब्रीवेशंस। हम एब्रीवेशंस होती हैं उनके आगे, एब्रीवेशंस क्या होती है? जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनके आगे भी हम एन यूज़ करेंगे इफ़ द कॉन्सोनेंट बिगनिंग्स विद अ वॉवल साउंड। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर
Manik has an MBA degree from Australia. We use a and an before a singular countable to say something about all things of that kind. For an example, a man needs friends. All men need friends. An elephant is an intelligent animal. Okay, students? Like this, we are going to use a and. Now I will tell you about the consonant that is definite articles, the rules of definite articles, the. Where we are going to use the. Here we have the rules of using definite articles. Let's start with the rules. First is when we speak of a particular person or thing or one that has already been referred to. For an example, look at the boy in the white shirt over there. Here we are using the because we are pointing out a particular person here. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय. नेक्स्ट इज विद सुपरलेटिव्स. जहाँ भी हमने एडजेक्टिव्स की डिग्रीज पढ़ी थी उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं एज यू ऑल नो. एग्जाम्पल इज हेयर यू आर द टॉलेस्ट गर्ल इन आर क्लास. Okay, students. Next rule is with a common noun when that noun represents the whole class. When we are talking about a group, when we are talking about a common noun means general names of the people or things, we use the. Next is with objects that are unique because there are only one. जब हम यूनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं दैट देयर ऑल्सो वी यूज़ द. When we are talking about the words like first, last, only, next, following and previous, there also we are using the. Students, we are having some rules and regulations remaining. We will discuss in the next video. I hope you understand up to this portion. Okay, students, thank you everyone. Students, in 6th class GK, I Priyanka ma'am revised chapter number 22. Our chapter name is Original Wonders of the World. Student, here original means जो वास्तव में वर्ल्ड में 7 वंडर है उनके बारे में बताया गया है. The 7 wonders of the world are the 7 works of man considered the most remarkable इन एंशियंट वर्ल्ड. स्टूडेंट, ये पुराने टाइम में जो 7 वंडर थे और अब किसी टाइम से किसी रीजन से ये विलुप्त हो गए हैं मीन्स, तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया. द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर द रॉयल टॉम्स बिल्ड मोर देन 400 years ago by the Egyptian pharaohs and house their mummied bodies surrounding by their treasure and personal belongings. The oldest pyramid is that Djoser built around 2700 BC. The Great Pyramids of Cheops covers over 12 acres. ओके स्टूडेंट, इसमें बताया गया है जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं ये क्या थी, कब्र थी जो पुराने टाइम में इजिप्टियन फिरोज थे उनकी. और इसमें मम्मी फाइड का मतलब क्या होता है, जो पुरानी उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनको मम्मी बोलते हैं, तो उनको वहाँ पे दफनाया गया था. इस तरह ये इनके चारों तरफ इस तरह दिखाया गया है कि ये मम्मियाँ हैं इधर और ये इनके बीच में क्या है, ये पिरामिड्स हैं. ओके, इस तरह ये 400 years ago 7 वंडर्स में काउंट होते थे. नाउ नेक्स्ट वन इज द कोलोस ऑफ रोडीज वाज 912 feet हाइट ब्रोंज स्टैचू ऑफ अपोलो द सन गॉड. इट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक 224 BC. स्टूडेंट, ये एक सन गॉड माना जाता था, सूर्य भगवान के अकॉर्डिंग के सम्मान इसको जो है सम्मान दिया जाता था. स्टैचू ऑफ अपोलो था जो किसी कारण जो अर्थक्वेक आया था 224 BC में उसमें डिस्ट्रॉय हो गया है. ठीक है, इसकी हाइट थी 912 feet मीन्स 912 feet 912 feet.
Now next one is the Hanging Gardens of Babylon, built in the 6th century BC by नेबुचंदर सेकंड नियर मॉडर्न बागत इराक। स्टूडेंट जो ये गार्डन था हैंगिंग गार्डन, झूला झूलने वाला गार्डन, ये जो यहाँ के निबुचंदर जार थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनवाया था ये जो हैंगिंग गार्डन है। तो ये भी एक बहुत पुराना 7 वंडर का पार्ट है, ठीक है। Now next one is the Mausoleum at Halicarnassus was made of marble and was built by his window queen Artemisa। तो आर्टिमिसा उनकी विंडो नहीं है, यहाँ पे ये विडो आएगा। ये हेलिकार्नासस का मकबरा है जो मार्बल से बनाया गया था और उनकी जो पत्नी है उनकी याद में बनाया गया था। जो राजा थे हेलिकार्नासस, उनको उनकी याद में उनकी पत्नी ने बनवाया था इसको। ये कहाँ पे है? तुर्की में। Now next one is the Pharos of Alexandria was a marble watchtower and lighthouse। जो अलेक्जेंड्रा फिरोज थे उनका एक वॉच टावर और लाइट हाउस था, built in 270 BC and it was destroyed by an earthquake 1375 AD। 1375 AD में जो अर्थक्वेक आया था तो उसमें ये जो है नष्ट हो गया था। ये एक लाइट हाउस एंड लाइट हाउस के साथ साथ ये एक मार्बल वॉच टावर भी था, ठीक है। दैट इज द पिक्चर। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टैचू ऑफ जीसस जुपिटर ऑफ ओलंपिया was made of marble inlaid with ivory and gold। No trace was left। स्टूडेंट इसको इतना ट्रेस किया गया था कि इसमें कहीं ज्वाइंट भी नहीं दिखाई देते। ये स्टैचू था जीसस जुपिटर ऑफ ओलंपिया। दैट इज द पिक्चर ऑफ बृहस्पति देव और इसमें हाथी दांत लगाए गए थे। अवेरी का मतलब होता है हाथी दांत। Now next one is the temple of Artemis at Memphis was 128.5 meter and by 868.5 meter and 18 meter। तो मीन्स इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट ये आपको गिवन है। बिल्ड ऑफ मार्बल इन 6th century BC in honor of Diana at the Greek Virgin goddess of the hunt and the moon। स्टूडेंट ये एक शिल्पकार थे, उन्होंने इसको बनाया था और इसको हंट की देवी मीन्स शिकार की देवी, कुमारी देवी के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही सुंदर मंदिर था यहाँ पे। तो ये आपके 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड थे जो किसी कारण अब नहीं रहे हैं। और टूडेज टाइम में 7 वंडर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंडिया का जो ताजमहल है, ये सारे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सभी टूडेज टाइम के 7 वंडर है। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक लर्न करना है कि जो ओल्ड एंशियंट वर्ल्ड था मीन्स पुराने टाइम में वर्ल्ड में कौन से 7 वंडर थे और टूडेज टाइम में कौन से हैं और किस रीजन से वो नष्ट हो गए। ओके, Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's my topic is MS Word। So let's start। Today's topic is how to insert a default paragraph. Next one is how to insert a drop cap text, and last one is how to insert signature line and how to insert current date and time। So let's start our topic। Student, in this video I will tell you about sometime we need a default paragraph for applying many functions। So I tell you how to insert a default paragraph in your document page। First you have to write a command equal to RAND। रैंडम के लिए RAND रैंड कमांड यूज करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट। देन आपको जितने कॉलम, जितनी लाइंस का पैराग्राफ और जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतने यहाँ राइट कर सकते हैं। एंड देन ब्रैकेट close and then press enter। Here you see you press 4,5 means 4 पैराग्राफ हैं ये और 5 लाइन्स है हर में, ठीक है।
So student, like that you can insert any paragraph and apply any operation. For example, you want to apply the operation bold. Select this paragraph and click on B, bold, italic, underline. Okay, like you can apply any type of operation. So student, you have to use rand command for inserting any default paragraph in your document page. Students, sometimes we see in the paragraph first letter is capital and complete in 3 or 4 lines. Like that, you have to click on drop cap and select like that dropped. अगर आपको इन मार्जिन मीन्स आपको पैराग्राफ जो फर्स्ट लेटर है उसको इस पैराग्राफ के बाहर आपको इंसर्ट करना है तो इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे. अगर ड्रॉप मीन्स इसके अंदर ही करना है तो ड्रॉप पे क्लिक करेंगे. यू कैन सेलेक्ट हियर लाइक दैट. ओके, जनरली इट्स सीन इन योर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. ओके, like this you can insert and you can, if you want to remove then again drop cap and none पे click कर देंगे. Okay, now I tell you how to insert current date and time on your document page. Click on date and time. Here you can choose the format of the date and time like that. Okay, and click anyone and click on OK. Here you see your date is inserted here. Okay, in next I will tell you how to insert a signature line. Student, all these options are available in insert tab. So for do this you have to click on insert tab and then click on signature line. Okay, now you have to write the सिग्नेचर एंड सिग्नेचर टाइटल मीन्स सिग्नेचर किसके है, मैनेजर है, टीचर है, डायरेक्टर है. ओके, और नेक्स्ट सजेस्टेड जो जिसके साइन है उसकी ईमेल आईडी. ओके, यू हैव टू फिल दीज 3 columns and then press OK. Like that you have filled all the columns and click on OK. Like that, here you see that is the signature line and that is the signature and that is the address of the signature. मीन्स मैनेजर है, डायरेक्टर है, टीचर है, क्या है वो उसकी यहाँ पे पोस्ट राइट कर रखी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली. बेस्ड ऑन दैट वीडियो, that is your written assignment. I hope you complete that assignment. First is question is which command is used to insert a default paragraph. तो मैंने आपको कमांड बताई थी इक्वल टू rand कमांड. In which menu bar drop cap is option is available. ड्रॉप का जो कैप है वो ऑप्शन किस में होता है, इंसर्ट मेन्यू बार में. राइट स्टेप हाउ टू इंसर्ट सिग्नेचर लाइन. सिग्नेचर लाइन के लिए फर्स्ट आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है, देन क्लिक ऑन सिग्नेचर लाइन, देन क्लिक ऑन, then fill 3 columns. Like that you have to complete your assignment. I hope you easily understand your assignment work and written in your notebook. Okay, thank you, have a nice day. A very delightful morning to all my dear students of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you and all the viewers of this video to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 preparation exam syllabus. So to continue that, I am going to discuss chapter first long question answer with you. So let's get started, student, and I hope you will listen it very carefully for your better revision work. Okay, student, we will started from the chapter first long question answer. The first chapter is food, where does it come from. food जो है कि हमें कहाँ से मिलता है. So student, in this firstly we will do the
लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको बताना है कि हाउ द डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड, कि डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो फूड के सोर्सेज की तरह कैसे काम करते हैं. सो हियर आई हैव रिटन 6 ऑप्शन, 6 फूड आइटम्स. द फर्स्ट वन इज़ रूट. देखिए स्टूडेंट, रूट जो है वो भी एक प्लांट से मिलने वाला फूड है. रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, टर्निप, रेडिश, इनके जितने भी रूट्स होते हैं इस टाइप के, हम इनको कच्चा या फिर कुक करके खाते हैं. रॉ मीन्स कच्चा होता है एंड कुक मीन्स पका कर खाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्टेम. स्टेम में देखिए, इट इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम वी ईट लाइक पोटैटो, अनियन. स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है एंड हम इसे कैसे खाते हैं, पोटैटो, अनियन, ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये स्टेम के होते हैं. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं बिकॉज जितने भी फूड आइटम्स, जो प्लांट का फूड होता है वो किस में प्रिपेयर होता है, लीव्स में. जिस तरीके से हमारा किचन, हमारी मदर्स खाना कहाँ बनाती हैं, किचन में, तो उस तरीके से लीव्स क्या करते हैं, वो भी अपना फूड वहीं प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. और लीव्स भी हम बहुत से प्लांट्स के खाते हैं, लाइक स्पिनच है, मिंट है, आपने देखा होगा एंड आई थिंक आप भी खाते होंगे. फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कलीफ्लावर, ब्रोकली. ये कुछ प्लांट के फ्लावर्स हैं, कलीफ्लावर, ब्रोकली. आप मार्केट में देख सकते हो ब्रोकली को, ये ग्रीन कलर का होता है. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. तो देखिए ये हम खाते हैं, इसको कच्चा भी खा सकते हैं एज अ सैलड. आप सोच रहे होंगे कि कच्चा कैसे खाते होंगे, तो एज अ सैलड भी खाते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. ओके, एप्पल, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, ऑल दीज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, नेक्स्ट इज सीड्स. सीड्स जो देखिए, ग्राम, पीस, व्हीट, ये सारे जितने भी स्टूडेंट, ये सीड्स हैं, किसी भी प्लांट के सीड्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, वेदर कुक भी करके और रॉ भी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं एंड स्कैवेंजर्स क्या होते हैं. स्टूडेंट देखिए, डिकम्पोजर्स, एनिमल दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड डिकम्पोज देम. वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं या प्लांट पर, जो एनिमल मर गए होते हैं, प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, इन्वायरमेंट में सड़ा गला के मिक्स कर देते हैं. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. अब वो एनिमल जो फ्लैश खाते हैं, डेड एनिमल्स. तो डेड एनिमल्स तो कॉमन हो गया, बट यहाँ पे डिकम्पोजर्स प्लांट को भी फीड करते हैं, स्कैवेंजर्स प्लांट्स नहीं खाते हैं. ओके, बोथ स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. दोनों ही जो है स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे क्लीन अवर इन्वायरमेंट. वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं बाय ईटिंग डेड प्लांट एंड एनिमल. कैसे, वो प्लांट एंड एनिमल्स को खाकर वहाँ का जितना भी गंदा होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब एनी 3 फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. अब आपको 3 फूड आइटम्स के बारे में बताना है जो कि आप किससे, एनिमल से लेते हो. एनिमल से वैसे जनरली स्टूडेंट देखें अगर तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट इसमें 3 पूछा है, सो आई विल टेल यू अबाउट द 3. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क में देखिए क्या है, आप मिल्क के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. मैंने आपको जस्ट अभी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है ऑलरेडी कि मिल्क को हम कंप्लीट फूड बोलते हैं बिकॉज इसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ओके, बहुत से अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फूड्स भी उसमें होते हैं, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट फूड बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द काओ, बफेलो, गॉट. और ये हमें मिलता है किससे, काओ, बफेलो, गॉट, ओके, इन सब से मिलता है. नेक्स्ट इज मीट. मीट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स. जो मीट होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉड, फिश एक्स्ट्रा. ये हमें गॉड, फिश, हैन, इन सब से मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज हनी. हनी इज़ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हनी जो है वो गुड सोर्स किस चीज़ का है, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन एंड मिनरल्स. हनी को अगर आप वाटर के साथ लेते हो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. ओके, बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है एंड प्लस में डाइजेस्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर. सो ये हमें मिलता है कहाँ से, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बीहाइव्स. ये जो मधुमक्खियों के छत्ता होता है उनसे कलेक्ट किया जाता है बिकॉज हनी बीज ही हनी को प्रोड्यूस कर सकती हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन फूड चेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से
पूरे फूड चेन के बारे में बताना है। देखिए फूड चेन का जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। फूड चेन बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फूड चेन कि फूड चेन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग इटन बाय कार्निवोर्स इज कॉल्ड फूड चेन। प्रोसेस ऑफ ईटिंग, किसी चीज़ को खाना और किसी के द्वारा खाया जाना। ओके, लाइक देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल एक है बट इसमें 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर, सेकंड इज़ प्राइमरी, थर्ड वन इज़ सेकेंडरी। तो प्रोड्यूसर तो प्लांट ही है, क्योंकि प्लांट के अलावा कोई फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। ओके, नाउ इट इज़ ईटन बाय द गॉट। अब इसको गॉट ने खा लिया। गॉट इज़ ईटन बाय ह्यूमन और लायन। ये ह्यूमन और लायन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन किसको खाने जा रहा है, मतलब सॉरी गॉट किसके थ्रू खाई जा रही है, ह्यूमन के ऊपर कि लायन के ऊपर, दोनों ऑप्शंस हैं। ओके, सो देखिए अब इसमें क्या है कि गॉट को ह्यूमन भी खा सकता है, लायन भी खा सकता है। अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट करती तो भी एक सिंगल फूड चेन बनता, और अगर मैं यहाँ पे लायन राइट करती तो भी ये सिंगल फूड चेन बनता, और अभी भी ये सिंगल फूड चेन ही है। बट ये और भी जो गॉट है, गॉट को और भी अदर एनिमल्स खा सकते हैं। जैसे सपोज दैट फॉक्स ने खा लिया। अब मैं यहाँ पे फॉक्स एरो लगा के कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फूड वेब बन जाएगा, क्योंकि ये किस तरीके से 2-3 ऑप्शंस हो गए ना। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में कोई भी किसी को खा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जो लायन है वो जाके प्लांट्स को खा लेगा। ओके, ईटिंग हैबिट्स भी इनकी कुछ होती हैं। सो लाइक दैट कि जैसे हम सभी को, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बॉटल गार्ड नहीं पसंद बट खाते हैं। एंड उसी तरीके से हम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, ओनली वेज खाते हैं। तो इस तरीके से उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेर्बिवर्स, ऑमनिवर्स एंड कार्निवर्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट, हेर्बिवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बी का मीन्स होता है प्लांट, वोर का मीन्स होता है ईटर, जो प्लांट को खाते हैं। हेर्बिवर्स आर दोज एनिमल, हेर्बिवर्स वो एनिमल होते हैं विच ईट ओनली द प्लांट एंड इट प्रोडक्ट, जो प्लांट को खाते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम हेर्बिवर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में काउ, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा, बहुत से अदर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज कार्निवर्स। कार्निवर्स मीन्स, कार्नी का मीन्स होता है मीट, वोर का मतलब होता है ईटर। The animal who eat the meat, those animal who eat, which eat only flesh of other animal, वो जो केवल फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हैं लायन, ईगल एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कार्निवोर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑमनिवोर्स। लास्ट वन इज ऑमनिवोर्स। ऑमनी का मीन्स होता है ऑल, वोटर का मीन्स होता है, सॉरी वोर का मतलब होता है ईटर, जो सब कुछ खा सके। तो ऑमनिवोर्स आर दोज एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाए और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाए। So that is contained in the omnivores category. Example, bear, crow, human beings, etc. So student, we have discussed about today's revision work of this video. So that's all for today. Take care, goodbye, and do your better preparation for your exam.